नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम तुगलक वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। जो तुगलक वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उन सब के बारे में बताया जाएगा। यह जो तुगलक वंश है, यह टोटल 2 पार्ट में इसके वीडियो आएंगे। पहले पार्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक जो है वह पहला तुगलक वंश का पहला सुल्तान बना। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यह जो गाजी मलिक था, यह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में से एक था, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने एक राजा थे उस समय जिनका नाम था खुसरो शाह। जिनका क्या नाम था? खुसरो शाह। इसने क्या किया, इसने खुसरो शाह को पराजित कर दिया। कब पराजित किया? 8 सितंबर 1320 को इसने खुसरो शाह को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद अपना नाम, जो इसका नाम जो गाजी मलिक था, अपना नाम इसने रख दिया गियासुद्दीन तुगलक, और इस नाम से वह दिल्ली का सुल्तान बना। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, उसने तुगलक वंश की स्थापना करी। फिर क्या हुआ, फिर उसका जो प्रारंभिक जीवन जो था उसका, किसका, गयासुद्दीन तुगलक का, इसका जो प्रारंभिक जीवन था वह एक सैनिक के रूप में बीता था। और वह कब से सैनिक बना था? तो जो खिलजी वंश का जो जलालुद्दीन खिलजी था, उसके समय में यह सैनिक में भर्ती हुआ था और तब से यह सैनिक था। उसकी योग्यता एवं बहादुरी को देखकर जो अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने क्या किया, उसने 1305 ईस्वी में किसको, गयासुद्दीन तुगलक को दीपालपुर का सूबेदार और सीमा रक्षक नियुक्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने मंगोलों को पराजित भी किया। उसने मंगोलों को पराजित करके उनसे राजस्व वसूल भी किया है। क्या किया है? उनसे राजस्व वसूल भी किया है। और क्या किया है इसने? फिर उसके बाद एक शासक है जिनका नाम है, शासक नहीं, एक लेखक था जिसका नाम था इब्न बतूता, ठीक है। उसने क्या किया है, उसने तुर्कों को कराना की शाखा बताया है। क्या बताया है? उसने तुर्कों को जो है ना कराना की शाखा का बताया है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो मैंने बताया था गाजी मलिक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने तुगलक वंश की नींव रखी थी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? वह कौन था? वह गियासुद्दीन तुगलक था जो निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो ये जो निजामुद्दीन औलिया जी जो हैं, यह किसी भी राजा के दरबार में नहीं जाते थे, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लीजिए। दिल्ली सल्तनत का जो शासक था गयासुद्दीन तुगलक, वो क्या था, उसका हमेशा मतभेद बना रहता था। किनके साथ? निजामुद्दीन औलिया जी के साथ उसका हमेशा मतभेद बना रहता था। तो जो इसका दरबारी कवि था जिसका नाम था इब्न बतूता के अनुसार जब सुल्तान गयासुद्दीन बंगाल में था, तभी उसने उलूग खां के व्यवहार के चिंताजनक समाचार प्राप्त हुए। उलूग खां एक राजा था जिसके बारे में उसको पता चला कि यह जो है ना, उसको सूचना मिली कि वह अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा रहा है और जो शेख निजामुद्दीन औलिया जी जो हैं वह इनका शिष्य बन गया है। उस शेख से सुल्तान, ये जो निजामुद्दीन औलिया जी थे, इससे जो गयासुद्दीन तुगलक था, इनके जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। जब संबंध अच्छे नहीं थे तो सुल्तान ने उलूग खां और निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली पहुंचने पर दंड देने की धमकी दी। तो उसके जवाब में ये जो निजामुद्दीन औलिया साहब हैं, ये बोलते हैं, काफ़ी फेमस लाइन है ये, उन्होंने बोला था, हुजूर दिल्ली दूर अस्त। इसका मतलब ये है कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये कथन भी पूछा जाता है कि वह कौन था जिसने यह कथन दिया था कि दिल्ली अभी दूर है। तो वह कौन थे? वह निजामुद्दीन औलिया जी ही थे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो लगातार पूछा जा रहा है। तो वह कौन था जिसने बोला था अभी दिल्ली दूर है? तो वह थे निजामुद्दीन औलिया जी जो थे, इन्होंने यह कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान
राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंधित नहीं था। ऐसा कौन था? वह कौन था? वह गयासुद्दीन तुगलक था, जो इससे संबंधित नहीं था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए इसके बारे में। गयासुद्दीन तुगलक ने ना कृषि एवं लगान व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया था। किसमें? एक कृषि में और दूसरा लगान व्यवस्था में इसने सुधार करने का प्रयास किया था। उसके बाद क्या हुआ? उसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किए गए भूमि की मसाहत पद्धति जो थी ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? भूमि नाप कर जो राजस्व निर्धारण करने की जो उसकी प्रथा थी, उसको त्याग कर उसने एक नई प्रथा लागू की। उसका नाम क्या था? उसका नाम था बटाई। उसका नाम था बटाई तथा नस्क प्रणाली। बटाई तथा नस्क प्रणाली, इस प्रणाली को इसने लागू किया। ठीक है, इसमें क्या होता था? और किसानों के हित में राजस्व अधिकारियों को, ये तुगलक जो था, राजस्व अधिकारियों को इसने आदेश दिया कि एक वर्ष में एक इक्ता, मतलब एक सूबा के राजस्व में 1/10 से लेकर 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी। नहीं तो क्या होता था पहले, मतलब जो राजस्व अधिकारी होते थे ना, अपने मन मुताबिक वो बढ़ा देते थे इक्ता जो है। तो इसने मना कर दिया सबसे। इसने कहा कि 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि एक वर्ष में नहीं की जा सकती। ठीक है, और क्या हुआ? वह दिल्ली सल्तनत में कृषि को मतलब एक तरीके से सही करने के लिए नहर खुदवाने वाला पहला सुल्तान यही था। तो पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहर खुदवाने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आपको बताना है वह कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को आरंभ किया गया? मैंने बताया था बटाई प्रथा को आरंभ किया। वह कौन था? वह गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ही ऐसा था जिसने बटाई प्रथा को जारी किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? तो वह कौन था? मैंने बताया था वह गयासुद्दीन तुगलक था। ये किसानों का बहुत ध्यान रखता था, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कृषि को समन्वित करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? तो मैंने बताया था पहला शासक वो कौन था? उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी एक लेखक हैं। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो बर्नी ने यह जो कथन कहा वह कहा गयासुद्दीन तुगलक के लिए। उसने किसके लिए कहा? यह कथन उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा। किसके लिए कहा? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के पश्चात तुगलक वंश का सुल्तान बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समान ही वह भी शासन में उलेमा वर्ग जो था, उलेमा वर्ग या किसी अन्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता था। एक जो लेखक हैं जिनका नाम बर्नी है, बर्नी ने अपनी पुस्तक लिखी, बर्नी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तारीख ए फिरोज शाही। इसने एक बुक लिखी थी। उस बुक में इसने लिखा है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। उसने किस पुस्तक में लिखा है? तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक में ये बात इसने लिखी है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? उसने अपने सिक्कों पर, ये जो मोहम्मद तुगलक था, इसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित नहीं करवाया और ना ही खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा। ठीक है, और क्या किया उसने सिक्कों पर एक बात छपवाई जो एक वाक्य था, अल सुल्तान जिल्ली अलाह। इसका मतलब ये होता है कि सुल्तान ईश्वर की छाया है। इसने अपने सिक्कों पर यह प्रिंट करवाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था।
बहुत पढ़ा लिखा था। ओके, उसे क्या क्या आता था? उसे खगोल शास्त्र भी आता था, उसे गणित भी आता था, उसे आयुर्विज्ञान भी आता था, उसे तर्कशास्त्र का भी ज्ञान था। ठीक है, और अगर भाषाओं की बात की जाए तो उसे फारसी भी आती थी, उसे अरबी भी आती थी, उसे तुर्की भी आती थी और उसे संस्कृत भाषा भी आती थी। किंतु फिर भी वह जीवन भर एक स्थान से दूसरे स्थान तक युद्ध एवं योजनाओं बनाने में ही व्यस्त रहा। ठीक है, इतनी पढ़ाई लिखाई से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, हमेशा लड़ता ही रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई तब एक कवि थे जिनका नाम था बदायूनी। नाम सुना होगा आपने काफ़ी ज़्यादा। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था बदायूनी। इसने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से। कितनी गलत बात कही थी इसने, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो दिल्ली सुल्तनत के सभी सुल्तानों से बहुत ज़्यादा विस्तृत था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। ठीक है, और इसके समय कुल 23 प्रांत थे दिल्ली में। कितने थे? 23 प्रांत थे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, किंतु इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी जैसे राज्यों का भी उदय हुआ। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के अंतिम समय में, पहले ये उलेमा वर्ग को नहीं मानता था, लेकिन अपने शासन के अंतिम समय में उलेमा वर्ग से इसने समझौता कर लिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? जिसके फलस्वरूप खलीफा के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल गया। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर से अपना नाम हटा लिया और खलीफा का नाम अंकित करवा दिया। पहले इसने क्या अंकित करवाया था? इसने अंकित करवाया था अल सुल्तान जिल्ली आला। ठीक है, मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है, ये अंकित करवाया था। बाद में जब उलेमा वर्ग से इसने समझौता कर लिया, फिर इसने अपने सिक्कों में अपना नाम हटाकर खलीफा का नाम अंकित करवा दिया। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान पद की स्वीकृति के लिए मिस्र के जो अफ्रीका का है, मिस्र के खलीफा से प्रार्थना की और 1343 ईस्वी में उसने अपने पद की स्वीकृति एक खलीफा थे जिनका नाम था अला हकीम। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था अला हकीम द्वितीय। ये जो खलीफा थे इनसे अपने पद की इसने स्वीकृति प्राप्त की। तो ये किसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए? ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? वह कौन था जिसने खुतबा नहीं पढ़ा था? वह मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। ये किसके निधन पर बदायूनी जो था, बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? किसके निधन पर की थी? वह मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, इसको बहुत कुछ आता था, वह कौन था? वह मोहम्मद बिन तुगलक था। पढ़ा लिखा तो ये था। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था, मतलब बहुत दूर तक फैला था? वह कौन था? वह मोहम्मद बिन तुगलक ही था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तारित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है किसने कहा था मेरा साम्राज्य रूढ़ हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सरदर्द ठीक कर सकता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। यह अपनी बीमारी से लेके परेशान था। वह कौन था? वह मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय में उसका जो साम्राज्य था ना, उसके साम्राज्य का अधिकांश भाग ना उससे अलग हो गया था। जैसे दक्षिण स्वतंत्र हो गया था, जो बंगाल का क्षेत्र था बंगाल टूट गया था। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जो मृत्यु हुई थी पूर्व सिंध भी उससे अलग हो गया था इसकी मृत्यु के पश्चात। ठीक है, अतः इन परेशानियों से दुखी होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने ना ये जो बात कही है, तभी ये बात कही है। बहुत दुखी हो गया था उस समय जब इसने ये बात कही थी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना था? वह कौन था? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक ने था ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाई अमीरों को, जो अलाई अमीर थे उनको ख्वाजा तास या अर्धदास कहा था। क्या कहा था? ख्वाजा तास या अर्ध सहदास भी कहा था अलाई अमीरों को, और इनको अर्धदास भी कहा था। ये भी नोट कर लीजिएगा, इनको अर्धदास भी कहा था। ओके। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? ख्वाजा तास का अर्थ क्या होता है? ख्वाजा तास का जो अर्थ होता है वह होता है एक मालिक के गुलाम। सर्वप्रथम गियासुद्दीन तुगलक ने इन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था। ये सभी अलाउद्दीन के गुलाम थे, ये सभी जो थे वो अलाउद्दीन के गुलाम थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? अमीर ए सादो, एक उपाधि और थी जिसका नाम था अमीर ए सादो। अमीर ए सादो वे विदेशी सरदार थे जो मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया मतलब अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये सब वाला जो क्षेत्र है। इनमें जो था मंगोलिया भी था इसमें शामिल। इनमें मंगोल, अफगान आदि लोग शामिल थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्हें क्या कहकर पुकारता था? मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें एज्जा नाम से पुकारता था। ठीक है। उसके प्रशासन में योग्यता के आधार पर नियुक्ति होती थी। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इसके शासनकाल में जो नियुक्तियां होती थी वो योग्यता के आधार पर होती थी। इसकी सेना में 10 अमीरों के ऊपर नियुक्त सेनापति के रूप में शामिल किया गया था। किन्हें? ये जो अफगान से लोग आए थे ना, अफगान से आए थे, मंगोल से आए थे, इनको इतनी बड़ी पदवी दी गई थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बाद में इन्होंने सुल्तान, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो आदमी दुखी तो होगा ही भाई, जिनको इसने इतने अच्छी पदवी दी, इनको इतने अच्छे पद पर पहुंचाया, अगर वही विद्रोह करेंगे तो राजा तो दुखी होगा ही। तो इसका जो ऑप्शन सही है, इसका सही ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है अमीर ए सादो की नियुक्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मैंने बताया अमीर ए सादो की नियुक्ति, अमीर ए सादो को और क्या कहा जाता था? ख्वाजा तास कहा जाता था, सहदास कहा जाता था, अर्धदास भी कहा जाता था। तो इनकी नियुक्ति करने वाला पहला शासक कौन था? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो किसके शासनकाल में किया गया था? वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक एक धर्म सहिष्णु शासक था। मतलब इसको ये दिक्कत नहीं होती थी कि इसके राजकाज में कोई हिंदू है या कोई सिख है, कोई भी हो, अगर वो योग्यता के अनुसार है तो वह उसको अच्छा पोस्ट देता था। ठीक है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था एक धर्म सहिष्णु शासक था। वह अपने साम्राज्य में हिंदू, बौद्ध और जैन सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने रतन नामक हिंदू को प्रशासन में राजस्व अधिकारी के रूप में उसने नियुक्त भी किया था। उसके बाद क्या हुआ? ठीक है। उसके बाद उसने जैन विद्वान, एक जैन विद्वान थे जिनका नाम था जिन प्रभा सूरी। जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था जिन प्रभा सूरी। और एक और लोग थे जिनका नाम था राजशेखर। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था राजशेखर। तो इसने जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी और राजशेखर से परामर्श भी लिया था। ठीक है। वह जो जैन गुरु थे जिन प्रभा सूरी, इनसे ये ना आधी रात तक वार्तालाप करता रहता था, अपने साम्राज्य के बारे में डिस्कस करता रहता था। ओके। फिर वह हिंदुओं के त्यौहार जो ये मोहम्मद बिन तुगलक तो जो था ना, यह हिंदू का त्यौहार जो होली होता था ना, इसमें भी ये पार्टिसिपेट करता था, बहुत अच्छे से खेलता था। और क्या करता था ये? वह बहराइच स्थित एक दरगाह है, जो किसकी दरगाह है? वह दरगाह है सैयद सलार मसूद गाजी, इनकी दरगाह पर यह इब्न बतूता के साथ गया था। बाद में उसका चचेरा भाई एक था, उसके चचेरे भाई का नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। उसका जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, वह भी बहराइचबाद में गया था। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था? मैंने बताया था वह धर्म सहिष्णु राजा कौन था? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसा राजा था जिसने होली में भी पार्टिसिपेट किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान से परामर्श लेते
और सम्मान करते थे। मैंने बताया था वो जिनप्रभा सूरी जी से जिनसे बैठ के ये घंटों रात भर बातें भी किया करता था, जानकारी लेता रहता था, अपने साम्राज्य के बारे में पूछा करता था। ओके, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी? तो ये क्वेश्चन भी देखो पूछ लिया गया है। वह कौन था? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत सम्मान करता था इनका। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? वह कौन था? वह मोहम्मद बिन तुगलक था, जिनका जैन विद्वानों से भी घनिष्ठ संबंध था। देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन ये घुमा फिरा के पूछा गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? वह कौन था? दो लोग थे। कौन कौन? एक मोहम्मद बिन तुगलक भी था और दूसरा फिरोज शाह तुगलक भी था। और फिरोज शाह तुगलक कौन था? वह चचेरा भाई था। तो इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बोथ आर राइट द आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। पहली योजना है राजधानी परिवर्तन, दूसरी योजना है दोआब में राजस्व वृद्धि, तीसरी योजना है खुरासान अभियान और चौथी योजना है सांकेतिक मुद्रा। अब इसको टाइम के हिसाब से आपको मैनेज करना है। अब देखिए मैं टाइम लिखे दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। जो ये दोआब में राजस्व वृद्धि हुई थी, यह कब हुई थी? यह हुई थी 1325 से लेके 1327 ईस्वी तक हुआ था। ओके, फिर उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर देखो तो राजधानी परिवर्तन जो हुआ था वह 1326 से लेके 27 ईस्वी तक हुआ था। फिर तीसरे नंबर पर अगर आप देखो तो ये जो सांकेतिक मुद्रा का जो चलन है यह 1329 से लेके 30 तक चला था। ओके, और फिर जो लास्ट है खुरासान अभियान हुआ था वह खुरासान अभियान जो हुआ था वह 1332 से लेके 1333 ईस्वी तक हुआ था। 32 से 33 ईस्वी तक हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 1 4 3। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह एक महत्वाकांक्षी शासक था, और वह हमेशा नवीन प्रयोग करने वाला सुल्तान था, इसलिए बड़ा फेमस था वो। ठीक है, उसने प्रशासन एवं राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए जो योजनाएं चलवाई थी ना, वही योजना ये है जिनके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। और एक इसके दरबारी कवि थे जिनका नाम था बर्नी, मैंने बताया था बर्नी के अनुसार सुल्तान ने दोआब में जो कर की दर है वह 1/10 से 1/20 गुना अधिक कर दिया था इसने। फिर उसके बाद क्या हुआ? कर की दर इतना अधिक था कि लोग इसके खिलाफ विद्रोह करने लगे तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर क्या हुआ? फिर सुल्तान ने इस भयानक स्थिति से निपटने के लिए किसान को एक ऋण प्रदान किया, एक उधार दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम तकावी रड़ी या सोंधार ऋण इसने बांटा सबको, तकावी रड़ी सबको बांटा। तथा उसने और क्या किया? उसने एक नवीन कृषि विभाग की स्थापना की, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दीवान अमीर कोही। नाम नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। नाम क्या दिया इसने? दीवान ए अमीर कोही। इसने कृषि से निपटने के लिए नवीन कृषि विभाग स्थापना की, और उसका जो प्रमुख होता था, इस कार्यालय का, इस विभाग का जो प्रमुख होता था, उसे अमीर ए कोही या दीवान ए कोही कहा जाता था। उसे अमीर ए कोही या दीवान ए कोही कहा जाता था। दीवान ए कोही कहा जाता था। और क्या था? इसका मुख्य कार्य क्या होता था? ये जो डिपार्टमेंट था, इसका मुख्य कार्य क्या होता था? इसका मुख्य कार्य राज्य की ओर से किसानों को आर्थिक सहायता देकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना था। और यह विभाग कृषि की उन्नति के लिए फसल चक्र योजना भी लागू करता था। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर
दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसने इसकी स्थापना करी थी। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो मैंने बताया था, यह किससे संबंधित था? यह एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, कृषि से रिलेटेड था। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है दीवाने कोही देखभाल करता था। दीवाने जो कोही था वह किसकी देखभाल करता था? दीवाने जो कोही था वह कृषि ऋण की देखभाल करता था। तभी तो जब पूरा अकाल वकाल पड़ गया था तब कृषि में नई तकनीक लाने के लिए, ठीक है, इन सब की व्यवस्था करने के लिए इसने ये जो दीवाने कोही जो था वह इसने बनाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? वह राजा कौन था? वह राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी बांटी? क्या दिया था? तकाबी ऋण या सोंधार ऋण या तकाबी बांटी, जैसे सोंधार, जिसे सोंधार कहते थे, यह किसने दिया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरुआत किया था इसकी। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के लिए जो आदेश है वह किसने दिया? वह आदेश दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर के निजामी। डॉक्टर के निजामी, इन्होंने क्या बोला था? इनके अनुसार जो सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने सुल्तान का नाम याद रखिएगा, सुल्तान का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने एक स्थान था जिसका नाम था देवगिरी। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था देवगिरी। देवगिरी का नाम बदलकर इसने रख दिया था कुतुबाबाद। क्या रख दिया था इसने? नाम रख दिया था कुतुबाबाद रख दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आया ये मोहम्मद बिन तुगलक आया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदल दिया, फिर से इसका नाम बदल दिया और इसका नाम क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया दौलताबाद। ठीक है, तो यह किसने बताया? के निजामी साहब ने बताया था कि पहले इसका नाम देवगिरी था, देवगिरी के बाद कुतुबाबाद हो गया, कुतुबाबाद के बाद इसका नाम दौलताबाद हो गया। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देवगिरी को और किस नाम से जाना जाता है इस्लाम में? उसको कुबतुल इस्लाम भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? कुतुबुल इस्लाम भी इसे कहा जाता है। किसे? देवगिरी को। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के नागरिकों को दौलताबाद चलने का आदेश दिया था। ठीक है, चूंकि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, जहां से दक्कन मतलब दक्षिण, यहाँ से दक्षिण तथा गुजरात पर नियंत्रण एवं उत्तर पश्चिम राजस्थान वाली सीमा, उत्तर पश्चिम सीमा से मंगोल आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित थी। इसके अतिरिक्त दक्षिणी एवं पश्चिमी पत्तनों तक पहुंच भी इसका बन गया था। ओके, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। इसामी एक कवि हैं। इसामी जो एक कवि हैं, ये बोलते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, यह मोहम्मद बिन तुगलक को खूनी एवं रक्त पिपासु बोलता था। क्या बोलता था? खूनी एवं रक्त पिपासु, मतलब रक्त का प्यासा। इसको रक्त पिपासु, खूनी एवं रक्त पिपासु वो बोलता था। कौन बोलता था? इसामी जो एक लेखक था वो बोलता था। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? देवगिरी, मतलब जिसका नाम दौलताबाद बाद में हो गया, देवगिरी जो था वो मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था। इस स्थान पर एक राज्य का विकास हुआ। उस राज्य का क्या नाम था? उस राज्य का नाम था बहमनी राज्य।
उस राज्य का क्या नाम था? उस राज्य का नाम था बहमनी राज्य। और कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है? और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एक आदमी था जिसका नाम था लेन पूल। जिसका नाम क्या था? लेन पूल। लेन पूल ने दौलताबाद को एक नाम दिया। लेन पूल ने दौलताबाद को एक नाम दिया, और वह उसने क्या नाम दिया? उसने नाम दिया गुमराह शक्ति का स्मारक। गुमराह शक्ति का स्मारक, इसने इसका नाम दिया। और क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है? इस पे बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक को एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं विदेश के, जिनका नाम है एडवर्ड टॉमस। एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का युवराज की उपाधि प्रदान की। धनवानों का युवराज की जो उपाधि है, ये किसने प्रदान की? एडवर्ड टॉमस नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने यह इनको उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। दिल्ली से कहाँ पर अपनी राजधानी ले गया? दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया। दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? देवगिरी था उसका पुराना नाम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? उद्देश्य पूछ रहा है, जो दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र करी थी। इसका उद्देश्य पहला ये था कि दौलताबाद में स्थानांतरण से उसे दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता। बिल्कुल कथन सही बात बोल रही है ये। दूसरा कथन बोल रहा है इसने पश्चिमी एवं दक्षिणी पत्तनों तक पहुंच उपलब्ध होती थी। बिल्कुल सही बात ये भी बोल रहा है। तीसरा कथन है या उत्तरी पश्चिमी सीमा से सीधे मंगोल आक्रमण से उन्हें संरक्षण देता था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों कथन सही हैं, तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया? किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया? तो मैंने बताया था यह कौन था? यह देवगिरी का स्थान था, जिसे कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? वह कौन था? एक ही शासक है, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, इसी ने ये सब किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अच्छा, ऑप्शन पहले दे दिया, ए आर दोनों सही स्पष्टीकरण है या नहीं? हाँ, तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न में कथन बोल रहा है पहला, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। क्या यह कथन सही है? तो हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। नहीं, ये कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा के क्षेत्र में, एक मिनट, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा के क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग किए, बहुत प्रयोग किए इसने मुद्रा के क्षेत्र में। इन्हीं प्रयोगों के दौरान उसने स्वर्ण सिक्के भी जारी किए थे। इन्हें जो इब्न बतूता था ना, बतूता ने इसे दिनार की संज्ञा दी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी मुख्य योजना ही मुद्रा व्यवस्था से, दूसरी योजना भी जो थी ना, वो भी मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसने देखा कि चीन और ईरान की सांकेतिक मुद्रा से प्रेरित हुआ। कौन? ये सुल्तान, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। उससे यह प्रेरित हुआ और प्रेरित होकर सुल्तान ने भी अपने यहाँ सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई। योजना बनाने के बाद सांकेतिक मुद्रा का अर्थ क्या था? सांकेतिक मुद्रा का अर्थ यह बताता था कि चांदी के टंके के स्थान पर कांसे के टंके का प्रचलन किया जाए। जो बरनी है, इसका दरबारी कवि वो बोलता है, बरनी के अनुसार सुल्तान जो था सुल्तान विदेशों के प्रदेशों को जीतना चाहता था। इसके अतिरिक्त और वह क्या करना चाहता था? इसके अतिरिक्त उसमें अपव्यय की भी आदत थी, मतलब बहुत पैसा उड़ाता था। ठीक है, और क्या था? जिसकी वजह से उसका खजाना बिल्कुल खाली हो गया था। यद्यपि यह जो तर्क जो बताया जा रहा है, जो मैंने बताया है, यह पूरी तरीके से सही नहीं माना जा सकता।
तथापि यह सत्य है कि जो सुल्तान था वह एक जगह थी जिसका नाम था खुरासन। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था खुरासन। तो सुल्तान खुरासन की विजय करने के विचार से शक्तिशाली सेना का गठन करना चाहता था। तो ये जो बोला गया है ना, यह सही लग रहा है, शक्तिशाली सेना का गठन करना चाहता था। फिर इसके बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम था नेल्सन राइट। नेल्सन राइट के अनुसार 1327 से लेके 1330 ईस्वी तक जब सांकेतिक मुद्रा, टोकन मुद्रा जारी की गई थी, उस समय भारत में ही नहीं अपितु संसार भर में पूरी जितनी भी चांदी थी ना, पूरे संसार में चांदी की कमी हो गई थी। समझे? फिर उसके बाद क्या हुआ? इन परिस्थितियों में इस बहुमूल्य धातु को बचाने के लिए थोड़े समय के लिए तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के के प्रयोग किए जाने लगे। उसके सिक्के जारी किए गए। इतना इसने सिक्के छपवा दिए थे कि पूरे मतलब एक तरीके से पृथ्वी से पूरी चांदी वो जो थे ना, वो सब खत्म हो गए थे, चांदी की कमी हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो वह कौन था? एक ही शासक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक का प्रतीक मुद्रा को प्रचलन में लाने का प्रयोग सफल नहीं हो सका? किस वजह से? जाली सिक्कों की वृहद पैमाने पर ढलाई। मतलब ये सिक्के तो बनाता था, लेकिन फिर जो लोग होते थे ना, वह फेक सिक्के भी बनाने लगते थे। ठीक है, तो इस वजह से यह काम सफल नहीं हो सका। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए इसके बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो प्रतीक मुद्रा या टोकन करेंसी की प्रारंभ जो किया था वो इसी ने किया था। उसके बाद क्या हुआ? उसने कांसे या पीतल की मुद्रा चलाने की योजना बनाई, फिर जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर इसने रखा था। किंतु यह योजना में भी असफल सिद्ध हुई क्योंकि इस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? लोगों ने वृहद पैमाने पर फेक सिक्कों की ढलाई भी वो करने लगे, जिससे नए सिक्कों का जो मूल्य है वो बाजार में गिरने लगा। जब बाजार में नए सिक्कों का मूल्य गिरने लगा, अंततः क्या हुआ? अंततः जो प्रतीक मुद्रा की योजना को वापस ले लिया गया और सरकार ने कांसे के सिक्के के बदले चांदी का सिक्का देना शुरू कर दिया। ओके, तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला है कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन में बोल रहा है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई थी। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, असफल सिद्ध हुई थी। फिर दूसरा कारण इसका दे रहा है मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। कथन ये भी सही बोल रहा है। तो क्या यह सही व्याख्या करता है? हाँ, या इसकी सही व्याख्या तो करता है। इसके पहले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, अगले प्रश्न की इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर से कथन और कारण दे रखे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इसका जवाब बताइएगा। कथन बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ण नगरी नामक शिविर में रहा। क्या यह कथन सही है? हाँ, यह कथन सही है। दूसरा बोल रहा है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। क्या यह कथन सही है? हाँ, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक का समय उसकी असफल योजनाओं के कारण मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था ना, वह उसकी असफल योजनाओं के कारण तो फेमस था ही, साथ में यह प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी बहुत जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ना बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, जिसमें से एक प्लेग भी है। फिर क्या हुआ? इसी क्रम में उसके राज्य में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। इसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों से लोग केंद्र की तरफ पलायन करने लगे, दौलताबाद की तरफ जाने लगे। अचानक जनसंख्या दबाव बढ़ने के कारण उनके अनुरूप सुविधाओं के अभाव के कारण महामारी भी फैल गई। इस समय सुल्तान ने स्वर्णद्वारी नामक अस्थायी शिविर में निवास किया था। कौन से? स्वर्णद्वारी नामक अस्थायी शिविर में निवास किया था। यह शिविर जो था वह गंगा नदी के किनारे एक जगह है जिसका नाम है बिलग्राम। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है बिलग्राम। बिलग्राम के पास ये स्थित था। फिर क्या हुआ? सुल्तान ने काफ़ी राहत के उपाय किए और करों को माफ़ भी किया। अन्य योजनाओं की तरह इस समस्या के समाधान में भी जो यह मोहम्मद बिन तुगलक था ना, यह सफल नहीं रहा। मतलब 12 साल का आप अकाल समझ रहे हो, बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था। तो इसका जो सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, क्या बोल रहा है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। किसके बारे में? इब्न बतूता के बारे में। ठीक है, यह जो इब्न बतूता था यह 1333 ईस्वी में एक देश है अफ्रीका का जिसका नाम है, अभी का नाम है उसका मोरक्को, जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और इसका पहले नाम क्या था? मोरक्को का मूर देश नाम था। ठीक है, वह यहाँ का यात्री था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसकी जो ज्ञान है ना, इसके नॉलेज से मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रभावित हुआ। और फिर बहुत प्रभावित होने के बाद ना 1333 में तो ये आया था, फिर 1334 ईस्वी में इसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। क्या कर दिया? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद उसने अपनी एक पुस्तक लिखी। किसने? इब्न बतूता ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेहला। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रेहला। रेहला नामक पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक में तुगलक कालीन, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल की जो सामाजिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति थी, जो राजनीतिक स्थिति थी, जो डाक व्यवस्था भी थी, फिर उसके बाद जो गुप्तचर व्यवस्था भी थी, किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। फिर दरबारी लोगों का जीवन कैसे होता था, इन सब के बारे में ना इसने विस्तार से लिखा है। किस बुक में लिखा है इसने? रेहला नामक बुक में इसने विस्तार से लिखा है। फिर क्या हुआ, फिर भाई ये दिल्ली का काजी नियुक्त हो गया 1334 ईस्वी में। फिर 1341 ईस्वी में एक घटना घटी। 1341 ईस्वी में एक चीनी मंगोल सम्राट था जिसका नाम था तोगन तिमूर। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था तोगन तिमूर। उसने क्या किया? तोगन तिमूर ने एक शिष्टमंडल जो है, जो इसका एक पूरा का पूरा कई लोगों का जो एक ग्रुप है, वह दिल्ली भेजकर उसने क्या किया? उसने रिक्वेस्ट किया कि बौद्ध मंदिर को देखने के लिए हमको इजाज़त दीजिए। किससे बोला था ये? मोहम्मद बिन तुगलक से बोला था कि हमें बौद्ध मंदिरों को देखने के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तब क्या हुआ था? तब जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने क्या किया? उसने इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में राजदूत के रूप में चीन भेजा था, किंतु वह भी धोखा कर गया। कौन? इब्न बतूता भी धोखा कर गया। उसको भेजा था चीन, तो वह चीन नहीं गया, वह अपने देश जो है मोरक्को, वह वापस चला गया। तो ये भी डरपोक ही था। ओके, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। पहला पार्ट आज आ गया है, कल इसका दूसरा पार्ट और तुगलक वंश को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। जो ये सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी भी चीज़ों की सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।